आप हमारे चैनल को लगातार व्यू कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियोज को देखते हो तो प्लीज़ उस पर कोई ना कोई रिएक्शंस दे। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें, क्योंकि ये स्टडी का वीडियो है और स्टडी में आप जो आराम से अगर डाउट हो तो उस पर कमेंट कर सकते हो, पर प्रतिक्रिया जरूर दें लाइक के रूप में। अगर ऐसा लगा तो प्लीज लाइक करें इसको। तो देखो, तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, और उसमें हमने जो है मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टेमन की स्ट्रक्चर जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली। तो आगे हम डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कि जब हमने स्टेमन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने देखा था कि फिलामेंट और पोलन सेक। अब अगर हम इस पोलन सेक के डेवलपमेंट की बात करें कि किस प्रकार से ये डेवलप होता है, तो इसके लिए ध्यान देना कि अगर आप शुरुआती दौर में देखें, प्रारंभिक अवस्था में जो पोलन सेक है वो एक एपिडर्मिस से घिरी हुई होमोजेनस सेल्स का मास, या एक आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसी कोशिकाएं होती है जो डिफरेंशिएट नहीं होती, सबकी सब समान कोशिकाएं होती है। इस तरीके का एक होमोजेनस मास होता है जिसके चारों ओर एपिडर्मिस होती है। तो ये एपिडर्मिस है और ये इसके अंदर जो आप देख रहे हो येलो कलर में, ये होमोजेनस सेल मास है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिससे ये जो है वो चार परागकूटों में मतलब संरचना बदल जाती है, चार परागकूट बन जाते हैं। अगर आप इस परागकूट को यहां से काट के देखो तो यहां आपको सबसे बाहर की तरफ जो एक एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देती है। इस एपिडर्मिस के नीचे का पूरा ये जो आप देख रहे हो ये पूरी हाइपोडर्मिस है। अधस्तवचा बोलते हैं इसको। इस हाइपोडर्मिस में ये जो आप येलो कलर में देख रहे हो ये कुछ विशिष्ट सेल्स होती है जो अन्य कोशिकाओं से थोड़ी बड़ी हो जाती है, और इनको हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल। या प्रपरसु कोशिका। अब इस प्रपरसु कोशिका से किस प्रकार से आगे की सेल्स जो है वो बनती है और किस तरीके से जो है वो पोलन सेक डेवलपमेंट होता है, तो यहां समझना आप इसमें कि ये प्रपरसु कोशिका का क्या कार्य है। तो यहां मैं लिख रहा हूं आर्कीस्पोरियल सेल। जब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स जो है बनती है तो उसके बाद में इनमें परिणत विभाजन होता है, और इस परिणत विभाजन से दो सेल्स बनती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दो सेल्स बनेगी इससे। और दो सेल्स कौन कौन सी बनेगी? तो फर्स्ट सेल जो कि इसको हम कहेंगे पेराइटल सेल, और सेकंड जो बनेगी उसको हम कहेंगे स्पोरोजिनस सेल, या हम इसको प्राइमरी, क्योंकि सबसे पहले बन रही तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहेंगे। अब ध्यान देना कि ये जो इस सेल से जो दो सेल्स बनी है, यही दोनों सेल्स वो आगे चल के और किस किस प्रकार की संरचनाएं बनाएगी। तो सबसे पहले इधर ध्यान दो कि प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल्स है इसमें पहले समसूत्री विभाजन होते हैं। तो जितनी भी बनी है उन सब में समसूत्री विभाजन होंगे, और समसूत्री विभाजन से इस प्रकार की बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। और आपको पता है कि जब एक जैसी सेल्स काफी संख्या में बनती है तो हम उसको टिश्यू कह देंगे। तो याद ध्यान देना, अब बनेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी अब ये उत्तर बन गया क्योंकि कोशिकाओं का समूह हो गया। और यही जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी प्रत्येक सेल यानी ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कन्वर्ट टू स्पोर मदर सेल। प्रत्येक कोशिका जो आगे जाके और चेंज हो जाएगी माइक्रोस्पोर
क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट पढ़ रहे तो माइक्रोस्पोर पढ़ेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान देना कि यही माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसके अंदर मियोसिस होता है। तो इसके अंदर होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और आप जानते हो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इसके अंदर एक सेल से बनने वाली दो जो डॉटर सेल्स होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है मदर सेल से, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, हिंदी में न्यूनकारी विभाजन भी कहेंगे। और जब इसमें मियोसिस होंगे तो आपको पता है कि मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल से हाफ होती है। तो यहाँ 4 सेल बनेगी, लेकिन ध्यान रखना कि चारों सेल जो होंगी वो इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होगी। इसको हम कहेंगे स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड। और ये जो स्पोर टेट्राड है इसको बीजाणु चतुष्क भी कहते हैं। और फिर इससे चारों जो ये लघु बीजाणु है वो अलग अलग होकर और 4 लघु बीजाणु बनेंगे, तो बनेंगे माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु। और ये अगुणी संरचना होती है। आपको मैं यहाँ बता दूं कि मेल गेमेटोफाइट की ये फर्स्ट सेल होती है, क्योंकि मियोसिस से बनती है और मियोसिस से जो जितने भी सेल बनेगी उनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो मदर सेल से हाफ होती है। और मैंने आपको कहा था कि जब क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो, अगुणी संरचना जब बनती है तो हम उसको गेमेटोफाइट पीढ़ी कहते हैं प्लांट के अंदर। तो ये गेमेटोफाइट पीढ़ी जो स्टार्ट हो चुकी है और यही है मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल, जिसको माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहते हैं। तो पूरी संरचना जो है क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर देख लो कि स्पोर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। आर्किस्पोरियल सेल्स से 2 सेल्स बनेगी, एक पेराइटल और एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, जिसमें समसूत्री विभाजन से बहुत सारी सेल्स बनेगी, इसलिए टिश्यू बन जाएगा। इस टिश्यू के प्रत्येक कोशिका जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में काम करेगी। इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस से जो है वो बीजाणु चतुष्क बनेगा या स्पोर टेट्राड बनेगा। और इस स्पोर टेट्राड से 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकण बनेंगे। और यही परागकण है जो मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। मैं आपको बता दूं कि इस स्पोरोफाइट के ऊपर यहाँ पे गेमेटोफाइट जो है वो जनरेशन शुरू हो चुकी है और ये मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। अब ध्यान दो इधर कि ये जो पेराइटल सेल है जिसको द्वितीय कोशिका कहते हैं, इसका क्या कार्य है? तो दोनों का साथ साथ में होता रहेगा डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो द्वितीय कोशिका है इसमें परिणत और अपनत विभाजन होंगे। परिणत और अपनत विभाजन होंगे और इन परिणत और अपनत विभाजन से ये जो स्पोरेंजियम बन रही है इसकी भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भित्ति का। तो यहाँ पर ये जो चारों तरफ आप देख रहे हो भित्ति जो है ना, इस भित्ति का निर्माण होगा। और इस भित्ति के अगर आप बात करो, इस भित्ति की बात करो तो यहाँ पर 4 लेयर होती है। ये 4 लेयर। अब ध्यान रखना सबसे फर्स्ट जो लेयर है उसको हम कहेंगे एपिडर्मिस। आपको बता दूं कि यहां देखना आप इस भित्ति को, एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी लेयर है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल सेल्स की लेयर होती है और ये कवरिंग का काम करती है। दूसरी जो लेयर बनेगी यानी ये एक सिंगल सेल की लेयर होती है, एक परती है। दूसरी लेयर की बात करें तो हम इसको कहेंगे एंडोथीसियम। एंडोथीसियम ये सेकंड लेयर है। यहां पे देखना वापस एंडोथीसियम, ये भी एक सिंगल सेल लेयर है
एक कोशिकीय परत है। इसकी थोड़ी खासियत होती है, इस लेयर की जो कोशिकाएं होती है वो हाइजेनिक होती है, मतलब आदर तक रही होती है, नमी को अवशोषण करने की क्षमता रखती है। लेकिन जब ड्राई कंडीशन होगी, शुष्क अवस्था जब आएगी, तो इनमें स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच का दबाव जो है ये पूरी लेयर पर पड़ेगा और पूरी लेयर पर पड़ने से जो है वो स्पोरेंजियम फट जाएगी। तो कहने वाला स्पोरेंजियम के फटने के लिए ये लेयर काम करती है, इसको तोड़ने का काम करती है। ये हाइजेनिक होती है। ड्राई कंडीशन में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण जो पूरी लेयर पे दबाव पड़ने के कारण जो फट जाएगी और ये अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो हवा में मुक्त हो जाएंगे। तो ये इसकी खासियत है। अब इसके बाद में तीसरी जो लेयर की बात करें यहाँ पे, थर्ड लेयर, जिसको हम कहेंगे मिडल लेयर। आपको बता दूं कि मिडल लेयर जो 1 से 3 परतें होती है, यहां तक की पूरी मिडल लेयर है। और ये भी सुरक्षा का ही कार्य करती है, कोई विशिष्ट कार्य इनका है नहीं। और सबसे लास्ट वाली जो लेयर है, अंतिम लेयर, अंदर ही अंदर वाली बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है स्पोरेंजियम की, जिसको हम कहते हैं टेपिटम, या इसको कोष उत्तक भी कहते हैं। तो यहां ध्यान दो, ये जो चौथी लेयर है इसको हम कह रहे हैं टेपिटम। अब यहां ध्यान देना कि इस स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से जो है वो माइक्रोस्पोर या परागकण बन रहे हैं। परागकण अगुणित होते हैं और अगुणित जो परागकण है, इन परागकणों को पोषण पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये गेमेटोफाइट है और ये इसके अटैच तो है नहीं कि इस टिश्यू के अटैच में हो तो प्लांट से जो पोषण आ जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि इन तक पोषण पहुंचाने के लिए ये टेपिटम काम करती है। और ये टेपिटम जो है वो यहाँ इनको पोषण देगी। तो देखो टेपिटम का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि पोषण करना। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये माइक्रोस्पोर के पोषण के लिए आवश्यक होती है। इनको पोषण पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाती है ताकि ये सर्वाइवल कर सके, डैमेज ना हो। अगला दूसरा, अगर हम इसके कार्य देखें तो देखो ये पोषक उत्तक जो टेपिटम है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अमीबीय, एक होती है स्रावी। तो एमीबॉइड से पता चलता है कि ये अमीबा की तरह जो अनिश्चित आकार की सेल्स होती है जो खुद स्पोर तक जा जाके उनको पोषण देती है। दूसरी स्रावी या ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर जो होती है वो कुछ न कुछ पदार्थ सीक्रेट करेगी, जो पोषक पदार्थ होगा वो इन माइक्रोस्पोर तक पहुंचेगा और इनको पोषण मिलेगा। आगे ध्यान रखना कि अगर किसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टेपिटम अब्सेंट हो या टेपिटम नहीं पाई जाए, ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि किसी अगर मान लो टेपिटम ना हो तो क्या होगा, तो इसका आंसर यही रहेगा कि टेपिटम के न रहने के कारण जो माइक्रोस्पोर को पोषण नहीं पहुंच पाएगा और पोषण न पहुंच पाने के कारण ये रुद्ध हो जाएंगे, या हम इसको कह सकते हैं कि स्टेराइल रह जाएंगे। इनमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता जो वो खत्म हो जाएगी। एक चीज दूसरा ध्यान रखना कि ये जो टेपिटम है, इस टेपिटम के द्वारा एक स्पोरोपोलेनिन हार्मोन सीक्रेट किया है, हार्मोन नहीं होता सॉरी, स्पोरोपोलेनिन पदार्थ सीक्रेट किया जाता है। और वो स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जो होता है वो प्रोयूबिस जो बॉडी होती है उसको यूबिस बॉडी में चेंज कर देती है। यानी स्पोरोपोलेनिन जब जमा होगा तो उससे क्या होगा कि प्रोयूबिस जो है वो यूबिस बॉडी में चेंज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोर बना है, इस माइक्रोस्पोर की जो बाह्य चोल होती है जिसको एक्जाइन कह रहे हैं, इस एक्जाइन के निर्माण में ये मदद करता है। तो ये दूसरा कार्य हो गया कि एक्जाइन का निर्माण करना। और एक्जाइन का निर्माण जो मैंने आपको बता दिया कि इसके द्वारा स्पोरोपोलेनिन जो है वो जमा होता है। जमा होने के कारण जो प्रोयूबिस बॉडी जो होती है वो यूबिस बॉडी में चेंज हो जाती है और यूबिस बॉडी जो होती है वो एक्जाइन निर्माण में काम करती है, जिससे क्या होता है कि परागकणों की जो बाहरी भित्ति होती है वो मजबूत हो जाती है। आपको बता दूं कि ये पृथ्वी का सबसे मजबूत पदार्थ है जो कई दिनों तक जो है इन माइक्रोस्पोर या परागकणों को संरक्षित रखने के लिए और उनके जिंदा रखने के लिए जो आवश्यक होता है, क्योंकि इनके अंदर जो गेमेटोफाइट होता है और गेमेटोफाइट जो है वो डैमेज ना हो इसके लिए मजबूत आवरण होना इसके बाहर जरूरी है। तो इसका निर्माण जो भी टेपिटल। अब हम पढ़ेंगे कि जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि स्पोरेंजियम के अंदर जो
माइक्रोस्पोर बनते या परागकण बनते उनके निर्माण की प्रक्रिया। तो परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हो आप, या लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। तो समझना अभी यहाँ पर कि किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर कि स्पोर मदर सेल जो है इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस के द्वारा बनते हैं स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क। तो इन बीजाणु चतुष्क के निर्माण या बीजाणु चतुष्क और फिर इससे बनते हैं परागकण, या यही यानी बीजाणु चतुष्क में क्या होता है कि जो चारों बीजाणु होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं केलोज के द्वारा, यानी केलोज की भित्ति होती है, इससे जुड़े होते हैं। और फिर जब ये केलोज की भित्ति का अपघटन हो जाता है तो तब बन जाते हैं परागकण या पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु। इसी प्रोसेस को जो है वो लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ध्यान रखना कि द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण या परागकणों का निर्माण जो होता है इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ध्यान देना यहाँ पे वापस इसके निर्माण की पूरी प्रोसेस बताता हूं मैं आपको। तो स्पोरोजिनस टिश्यू है, मैंने आपको बताया था कि इसकी एक सेल जो है, इसकी प्रत्येक कोशिका जो होती है आगे चल के स्पोर मदर सेल्स के रूप में काम करेगी, स्पोर मदर सेल्स, और इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस के द्वारा जो है वो बनेगी स्पोर टेट्राड बीजाणु चतुष्क। और इसके जब केलोज का अपघटन होगा, केलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका अपघटन केलेज से होता है। तो उस केलेज के अपघटन से जो है वो चारों लघु बीजाणु जो है टेट्राड के वो अलग हो जाएंगे और बन जाएंगे माइक्रो स्पोर या लघु बीजाणु। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरोजेनेसिस। अब ध्यान देना कि यहाँ जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, या सॉरी यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो स्पोर टेट्राड बन रहे हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग पादपों में स्पोर टेट्राड की जो व्यवस्था है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो ध्यान देना ये कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रेड, टेट्राहेड्रेड या इसको कहिए चतुष्फलकीय। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक 4 फलक के रूप में दिखाई देगा। ये इस तरीके से 4 फलक के रूप में दिखाई देगा और इसलिए इसको चतुष्फलकीय कहते हैं। अधिकांश जो द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं उनके अंदर ऐसा पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो आपको द्विबीजपत्री पादप। दूसरे की हम बात करें तो समद्विपार्श्व या आइसोबाइलेटेड, समद्विपार्श्व। इसका मतलब है कि आपको एक तरफ से देखोगे तो चारों, इसमें एक तरफ से 3 दिखाई देते हैं, एक उस तरफ होता है। अगर सामने से देखोगे तो इसमें जो है वो चारों ही सामने, एक साइड से देखोगे तो दिखाई दे देंगे इस तरीके से। तो ऐसा जो है वो एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में तो आपको एक बीजपत्री जो है तीसरे की बात करें तो तीसरा जो होगा वो क्रोशित होगा। क्रोशित का मतलब टिश्यू सेट। तो इसमें देखना, ध्यान देना कि क्रोशित का मतलब है कि अगर आप इसको देखोगे ना
तो अगर आप इसको एक साइड से देखते हो तो दो जो है वो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं 90 डिग्री पर। ऊपर के दोनों दिखते हैं, नीचे का सिर्फ सिंगल दिखता है। मैग्नोलिया में पाया जाता है सब। अगर मैं तोते की बात करूं तो तोता जो है वो टी शेप के रूप में दिखेगा आपको। मैं यही इसका डायग्राम बना रहा हूं जगह कम में तो समझना कि इस तरीके से दो ये टी शेप हो गया। एरिस्टोलोकिया में मिलेगा ऐसा देखने में, तो ये एरिस्टोलोकिया लिख लेना इसको, एरिस्टोलोकिया। और एक लास्ट की बात करूं मैं आपसे तो रेखीय लाइनर, ये तो हम भूल गए, तो होगा लाइनर या रेखिक। और रेखिक का मतलब है कि चारों के चारों जो आपको एक ही दिशा में ऐसे मिलेंगे एक रेखा के रूप में, और ये हेलोफिला में मिलता है। एग्जाम्पल हो गया इसका हेलोफिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पोर टेट्राड है, स्पोर टेट्राड जो होते हैं वो मतलब मियोसिस के बाद में जो चार लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनते हैं वो आपस में केलस के मतलब केलस जो है या केलस जिससे भी कार्बोहाइड्रेट है जिसके द्वारा जुड़े रहते हैं। और एक केलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो इस कार्बोहाइड्रेट को अपघटित कर देता है, और अपघटित करने के बाद में चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो चारों जो जुड़े हुए हैं उनको हम स्पोर टेट्राड कहेंगे। और स्पोर टेट्राड जो आपको अलग अलग पादपों में अलग अलग तरीके के देखने को मिल जाते हैं, जैसे टेट्राहेड्रेड जो द्विबीजपत्री डाइकोट प्लांट जितने भी होते हैं उसमें टेट्राहेड्रेड होता है। आइसोबायलेटेड जो है एक बीजपत्री प्लांट में मिलता है। इस सेट जो है वो आपको मैग्नोलिया में कुछ एग्जांपल उनमें मिल जाता है। इस सेट जो होता है वो आपको एरिस्टोलोकिया में देखने को मिल जाता है। और एक होते हैं लाइनर, कभी कभी लाइनर के रूप में भी होते हैं। हेलोफिला प्लांट होता है इसके अंदर लाइनर मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हमने 5 प्रकार के जो स्पोर टेट्राड पढ़ लिए। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे अब ये जो स्पोरेंजियम कंप्लीट हो गई, स्पोर भी बन गए, परागकण भी बन गए। तो ये स्पोरेंजियम जो बनी है, जो एक स्टेमन के अंदर 4 बनती है, क्योंकि एक स्टेमन जो होता है वो 2 लोब में बंटा होता है और प्रत्येक लोब के अंदर जो 2 माइक्रो स्पोरेंजियम होती है, स्पोरेंजियम बीजाणु धनी होती है। तो 4 लघु बीजाणु दानी होगी एक स्टेमन के अंदर, एक परागपुंकेसर के अंदर। तो उनका स्फुटन किस प्रकार से होता है, यानी वो किस प्रकार से फूटती है। तो ध्यान दो यहाँ पे वापस कि ये जो स्टेमन है, इस स्टेमन के अंदर आपको 4 लघु बीजाणु दानियां देखने को मिल रही है। और ये चारों लघु बीजाणु दानियां कैसे पड़ती है, क्योंकि परागकणों का बाहर आना जरूरी है, बाहर आएंगे तभी तो वो फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुंच पाएंगे। तो इनका स्फुटन या डिसेंस कैसे होता है वो समझो। तो प्रस्फुटन जो है, देखो सबसे पहले हम बात करें कि ये अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब है कि इस तरीके से पड़ जाए। तुलसी के अंदर होता है ऐसा, एग्जाम्पल तुलसी। ट्रांसवर्स हो गया। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लिया, अनुदैर्घ्य या अनुलंब। अनुलंब का मतलब है कि ये इस तरीके से टूटे और इस तरीके से जो है वो धतूरे में मिलता है हमें, एग्जाम्पल धतूरा। तीसरा जो है वो कई बार जो छिद्र भी बन जाते हैं, तो छिद्रवत है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर की तरफ कुछ छिद्र बने और उन छिद्रों से जो माइक्रोस्पोर जो बाहर निकल जाए, तो छिद्रवत जो है आपको मकोई में देखने को मिलता है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जिनको आपको याद करना, छोटा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, हालांकि लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। अनुप्रस्थ तुलसी में एग्जाम्पल आप याद जरूर लो, अनुदैर्घ्य चतुरा में, छिद्रवत और मकोई में हो गया। और एक जो लास्ट सॉरी एक और बच गया जिसको हम कहते हैं कपाटी, यानी कपाट के रूप में, यहाँ से कपाट जो है वो पूरे कपाट के रूप में पड़ जाएगा, बारबरी में होता है ऐसा।
तो ये इस तरीके से प्रस्फुटन हो गया। अब मैं आपको दो टर्म्स और बता देता हूं जो याद रखने, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो दो टर्म्स देखो कौन कौन से। सबसे पहला टर्म्स जो है उसको कहते हैं पॉलीगोनी। पॉलीगोनियम का मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जितने भी माइक्रोस्पोर बने, परागकण बने, वो सारे के सारे आपस में संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर एक संरचना बनाते हैं जिसको पॉलीगोनियम कहते हैं। इस तरीके की संरचना जो है वो आर में और आर के एक टर्म्स और है दूसरा जिसको बहुबीजाणुता कहते हैं। देखो इस नाम से अगर आप देखो तो बहुबीजाणुता का मतलब होता है बहुत ज्यादा बीजाणु, लेकिन ध्यान रखना कि नाम के अकॉर्डिंग अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो आप गलत हो जाओगे। यहाँ आपको ध्यान रखना कि बहुबीजाणुता का मतलब है कि एक से ज्यादा, देखो एक से ज्यादा अगर माइक्रोस्पोर जुड़ रहे हैं तब तो हम उसको पॉलीगोनियम कह रहे हैं। तो यहाँ एक से ज्यादा तो होंगे, लेकिन एक से ज्यादा क्या होंगे, एक से ज्यादा स्पोर टेट्राड। ध्यान रखना स्पोर टेट्राड बीजाणु चतुष्क अगर एक से ज्यादा आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता छोटा और कई बार इसके हम अगर पढ़े हुए मतलब इसको करने पढ़ा नहीं है हमारे दिमाग में तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे एक से ज्यादा बीजाणु मिलना, ऐसा नहीं है। स्पोर टेट्राड का मिलना ऐसा जो है वो आपको ब्रोसेरा और टाइप में मिलता है जहां पे एक से ज्यादा स्पोर टेट्राड आपस में जुड़ जाते हैं। तो इतना ही है आज के लिए। कल हम जो अब इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर बने हैं जिनको परागकण कह रहे हैं, इनको मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल भी कहते हैं। और ये फर्स्ट सेल जो किस तरीके से आगे डेवलप होती है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, तो ये हम कल पढ़ेंगे मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट, इसका विकास। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।